बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूलर अरिथमेटिक और आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। ठीक है, ये फॉर्मेट्स के दो थ्योरम्स हैं, एक है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम और एक है फॉर्मेट लास्ट थ्योरम। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हमने बेसिकली दो चीज़ों को पढ़ना है, एक फॉर्मेट लिटिल थ्योरम को पढ़ना है और दूसरा जो है वो हमने एक और है, वो कहलाता है ऑयलर फी फंक्शंस, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखिएगा इसको। और इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें और फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करें ताकि इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगेन इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस थ्योरम को फॉर्मली प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि इस थ्योरम को यूज़ करना बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हमने जो है वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हमने एक RSA एल्गोरिथम पढ़ना है जो बेसिकली हमारे इस कोर्स का लास्ट टॉपिक होगा। तो इस RSA एल्गोरिथम के लिए सारी चीज़ें प्री रैक हैं, तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो मैं थ्योरम को प्रूफ नहीं कर रहा हूँ फॉर्मली इस लेक्चर के अंदर, मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। बट इन केस अगर किसी ने मुझसे डिस्कस करना हो सेपरेटली तो वो मुझसे सेपरेटली डिस्कस कर सकता है और उसका भी प्रूफ बहुत सिंपल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। सपोज कीजिए कि पी बी एन एनी प्राइम नंबर, ये आप जानते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स जिसके दो डिवाइज़र होते हैं, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। सपोज वन का एक ही फैक्टर है तो वन प्राइम नंबर नहीं है। टू के दो फैक्टर होते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय वन तो टू एक प्राइम नंबर है। 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो सपोज कीजिए कि लेट पी बी एनी प्राइम नंबर एंड लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ए एक नंबर है जो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है जी, पी कोई भी प्राइम नंबर है और ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। विद ए डज नॉट जो है वो ए इज़ क्या कहेंगे, नॉट कॉन्ग्रेंट टू ज़ीरो मॉड पी। यानी जब ए को जो है वो आप डिवाइड करते हैं पी के साथ, यानी ए को आप पी के साथ डिवाइड करते हैं तो वो ज़ीरोस का रिजल्ट, यानी वो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो। डिवाइड हो जाए बट कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल हो। ठीक है जी, तो उसको हम मॉड पी, देन हम इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर p माइनस पी इज़ इक्वल टू 1 मॉड ऑफ p। ये जो थ्योरम है इसे हम कहते हैं फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। और इसका यूज़ कहाँ पर है अभी आपको आगे चलकर ये बात समझ में आ जाएगी। इन वर्ड्स इस थ्योरम को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ़ p इज़ एनी प्राइम नंबर एंड लेट a इज़ एनी इंटीजर नॉट डिविजिबल बाई p। नोट करें, नॉट डिविजिबल बाई p। नॉट डिविजिबल बाई p का मतलब ये होता है कि आप जो है वो a डिवाइडेड बाई p लिखते हैं और वो जो है उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। ज़ीरो आने का मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। देन a टू द पावर p माइनस वन, देन a टू द पावर p माइनस वन लीव रिमाइंडर वन। तो a टू द पावर p माइनस वन से हमेशा रिमाइंडर वन आएगा व्हेन डिवाइडेड बाई p, जब भी हम उसको मॉड p से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम फॉर्मली प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बट हम इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ज़रूर देखेंगे, यानी न्यूमेरिकली हम इसको किस तरीके से प्रूफ करते हैं हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो हम इसकी कुछ एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। ठीक है जी, तो इससे भी आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर कहता हूँ कि p जो है वो मैं एक प्राइम नंबर चूज़ करता हूँ और वो है 5, और सपोज़ करता हूँ a एक एनी इंटीजर विच इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है और वो जो है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और वो आपके पास नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर्स को लिया जा सकता है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर पहले तो आप इसको ये चेक कीजिए कि जब आप 2 डिवाइडेड बाई p करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई p, तो या p डिवाइड्स a है या नहीं है। तो आप चेक कीजिए, p डिवाइड्स a का मतलब ये होता है कि आपने a को डिवाइड करवाना होता है p के साथ। a है आपके पास 2 और p है आपके पास 5, तो ऑफ कोर्स के ये जो है इसका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली नॉट डिविजिबल है, क्योंकि इसका आंसर फ्रैक्शन में जनरेट हो रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ठीक है जी, यानी इंटीजर रिजल्ट नहीं आ रहा आपके पास और ज़ीरो आंसर नहीं आ रहा तो हम कहते हैं नॉट डिविजिबल। तो ऐसी सूरत में आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। देन वी कैन अप्लाई फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। ठीक है जी, तो हम इसमें फॉर्मेट लिटिल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्मेट लिटिल थ्योरम है क्या, वो आपसे कहता है कि a रेज टू पावर p माइनस वन इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड p। यानी हमेशा जो है वो
ए कोई भी आपके पास इंटीजर हो, ए कोई भी इंटीजर हो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो p-1 अगर आप करते हैं तो वो हमेशा 1 रिमाइंडर छोड़ेगा। ज़रा चेक करते हैं। सपोज़ कीजिए इस प्रॉब्लम के लिए ये बन जाएगा p-1, p माइनस मतलब 4-1, और ये क्या उसका रिज़ल्ट 1 के इक्वल होगा मॉड p के लिए, यानी मॉड 5 के लिए। और यहाँ पर a क्या है आपके पास, a जो है वो 2 है। तो बताएं कि 2⁴ क्या कॉन्ग्रेंट होगा 1 मॉड 5 के लिए। बहुत सिंपल है इसको देखना, ऐसा होगा क्या इसका रिमाइंडर 1 आएगा। बहुत सिंपल है, इसका रिमाइंडर को आपने चेक करने के लिए सिर्फ ये चेक करना है आपने कि यहाँ जो नंबर है इसको जब डिवाइड किया जाता है इसके साथ जब डिवाइड किया जाता है और तो क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या जो है वो 5 जो है वो डिवाइड्स करता है 2 को, यानी 2/5 पॉसिबल है। तो आप देखेंगे डिवाइड्स नहीं करता, 5 डज़ नॉट डिवाइड 2। तो इसका मतलब ये है कि बिकॉज 5 डज़ नॉट डिवाइड 2, तो इट मीन्स कि ये ओके बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा। अब 2⁴ का मतलब है 16। जब उसका मॉड 5 निकालते हैं तो ये 15 आपके 5 के टेबल के अंदर 15 अलाउ करता है आपको, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता लगा कि इसका रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है जी, बहुत आसान हो गया ये आपके लिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये 3⁴ के ऊपर अप्लाई होगा, तो आप चेक कर सकते हैं 3⁴ मॉड 5, जी जनाब ये अप्लाई होगा। चेक करते हैं बिकॉज यहाँ पर भी आप चेक करें तो 5 जो है वो 5 डज़ नॉट डिवाइड्स 3, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। और आप इजीली चेक कर सकते हैं कि 3⁴ का जो रिज़ल्ट है वो आपके पास आ जाएगा, आई थिंक 81 होता है। और जब आप 5 से उसका मॉड कैलकुलेट करेंगे तो 80 मिल जाएगा आपको, और रिमाइंडर जो है आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 4⁴ का आंसर क्या इस पर ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है। तो क्या ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है? बहुत सिंपल है, चेक कर लीजिए कि क्या 5 डज़ नॉट डिवाइड्स 4। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जी इस पर भी अप्लाई हो सकता है ये थ्योरम। तो आप नोट कर रहे हैं थ्योरम। अच्छा जी, सिमिलरली आप मुझे ये बताइए कि क्या 5⁴ पर ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है? 5⁴ पर क्या इसका आंसर 1 मॉड 5 के लिए ट्रू है? तो हम चेक करते हैं क्योंकि ये जो है 5 डिवाइड्स करता है 5 को, बिल्कुल 5 डिवाइड्स करता है 5 को, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, तो नॉट एप्लीकेबल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। तो यानी आप इसका चेक कीजिए तो इसका रिमाइंडर 1 के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ आ गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 6⁴ के लिए क्या इसका रिमाइंडर 1 के इक्वल आएगा, तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। जी जनाब, हम बिकॉज 5 डिवाइड 6, बिल्कुल जी ठीक है जी। तो ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 7⁴ क्या होगा, तो 7⁴ जो है मॉड 5 के लिए, इसका आंसर भी जो है वो जी जनाब क्या होगा, ये भी अगर आप चेक कीजिए तो 5 डज़ नॉट डिवाइड 7। जी जनाब बिल्कुल ओके। तो यहाँ पर भी ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये एक और आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि 10⁴ के लिए क्या रिज़ल्ट होगा, तो क्या 10⁴ के ऊपर ये फॉर्मेट-टिटल थ्योरम अप्लाई हो सकता है? तो क्योंकि यहाँ पर जो है वो 5 डिवाइड्स करता है 10 को, तो जी जनाब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। तो आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई है कि इस पर कैसे अप्लाई किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बात हमने सीखी है इसका हमारा फ़ायदा क्या है। तो अगेन जब तक हम इसको अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आपसे ये मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन you divide 3/100,000 by 53। या इन शॉर्ट ये कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप जो है वो 3/100,000 मॉड 53 जो है वो कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी।
तो अगर आप नोट करें यहाँ पर कि ये कितना बड़ा नंबर है, 3 पावर 100,000, ये कैलकुलेटर से भी आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे और उसको 53 से डिवाइड करना है और जो इसका रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो ऑफ कोर्स कि ये आसान टास्क नहीं है आपके पास, लेकिन 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 हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। और वो ऑप्शन क्या है आपके पास? वो ऑप्शन ये है आपके पास कि आप चेक कीजिए कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं क्या वो प्राइम नंबर है, 53। यस, तो 53 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, तो पहली बात तो अब आपकी पता लग गई, जी प्राइम नंबर है ये आपके पास। अब अगर 53 प्राइम नंबर है तो जिस वैल्यू के ऊपर आप पावर लिख रहे हैं उस वैल्यू को आप ले लीजिए a, और a बन जाएगा आपके पास है 3। तो अब आप चेक कीजिए क्या p जो है वो डज नॉट डिवाइड्स 3, तो आप चेक कर सकते हैं डज नॉट डिवाइड्स a। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो है वो 3 को डिवाइड कर दें 53 के साथ। तो ऑफ कोर्स ये जो है यहाँ पर ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल है, दिस इज़ नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। जी जनाब, तो ये दोनों ही शर्तें यहाँ पर पूरी हो गई कि p आपको एक प्राइम नंबर मिल गया और यहाँ पर अगर आप a डिवाइडेड बाय p करते हैं तो वो नॉट डिविजिबल आता है। तो इसके ऊपर आप फॉर्मेट लिटिल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम आपको ये कहता है कि p रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड 5, बहुत 1 मॉड p। तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। a इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा 53 माइनस 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 टाइम्स ऑफ मॉड p यानी 53 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू a की वैल्यू 3 है तो 3 रेज़ टू पावर 52 का तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया और वो आंसर है 1, और ये हो जाएगा आपके पास मॉड 53। तो देखें इतनी बड़ी पावर का आंसर तो डायरेक्ट आपको मिल गया। अब इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक टेक्टिक आपको बताता हूँ, आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तब आपको 100,000 का आंसर आपको मिल जाएगा। ट्रिक ये है आपके पास, रेज्ड बोथ साइड टू अ लार्ज पावर, लार्ज पावर। आपने दोनों साइड पर एक ऐसी पावर लिखनी है जिससे 100,000 बन जाए। सपोज़ कीजिए कि अगर मैं कैलकुलेटर निकाला और मैं 552 है, इस 52 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1923 से, तो 3 रेज़ टू पावर ये बन जाएगा 52, और अगर मैं एक पावर इसके ऊपर रेज़ करता हूँ कितना 1923, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 1923, और यहाँ पर हो जाएगा ये मॉड 53। ठीक है जी, अच्छा जी, ये 1923 50 टाइम्स अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 99996, यानी 100,000 से नियरेस्ट वैल्यू आपको मिल गई है, और 1 के ऊपर कितनी भी पावर कर लें आंसर 1 होता है, और ये हो जाएगा आपके पास मॉड 53। ठीक है जी, तो आप देखें कि आपने इतनी बड़ी पावर का रिजल्ट निकाल लिया। अब सिंपली इसको 100,000 को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना होगा, 3 रेज़ टू पावर 4 दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा दें, तो 99996, और ये बन जाएगा आपके पास 3 रेज़ टू पावर 4.1 मॉड 53। तो अब आप नोट करें कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास, वो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास बन गई है 3 रेज़ टू पावर 100,000, और यहाँ पर बन गया है 3 रेज़ टू पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 81 मॉड 53। अब ये 81 मॉड 53 जब आप कंप्यूट करेंगे तो 81 मॉड 53 का जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा आपके पास 28। दिस इज़ 28 मॉड 53। तो 3 रेज़ टू पावर 100,000 का आपके पास ये रिज़ल्ट बनकर आएगा। तो अगर आप नोट करें कि अगर आप किसी मैनुअल प्रोसीजर से इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स के बहुत ज़्यादा टाइम लगता और आप अपने रिमाइंडर तक आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम को आप यूज़ कर आसानी से ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट लिटिल थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं इस थ्योरम को फॉर्मली प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, और अगर इन केस अगर किसी को फॉर्मल इसका प्रूफ चाहिए तो वो मुझसे सेपरेट डिस्कस कर सकता है, मैं उसको इंशाल्लाह डिटेल से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब इसी के अंदर हम एक और टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसे हम कहते हैं ऑयलर फ़ी भी पढ़ते हैं, फाई भी पढ़ते हैं, यानी ये वाला सिंबल है, फाई कहना चाहें फाई कह लें, तो इसे हम कहते हैं ऑयलर फ़ी फंक्शन।
और इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं ऑयलर टॉर्शन फंक्शन। ठीक है, तो इसे आप ऑयलर फी फंक्शन भी कहते हैं, ऑयलर टॉर्शन फंक्शन भी कहते हैं। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या काम करते हैं। अगेन यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ इसको भी मैं यहाँ पर प्रूफ नहीं करूँगा, इस फंक्शन को भी मैं आपको प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, बट ये बताऊंगा कि ये फंक्शन, इस फंक्शन का जो है वो पर्पस क्या है। तो ज़रा हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन आपको ये बताती है कि फॉर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, n एक कोई नंबर है जो किसी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड लेट, अगर आपसे कहा जाए कि फ़ी ऑफ n यानी फ़ाई ऑफ n, फ़ाई कहूँ या फ़ी कहूँ एक ही बात है, आपने फ़ाई ऑफ n कंप्यूट करना है। तो इस पर ऑयलर फ़ाई फंक्शन आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये क्या बताता है, ये आपको बताता है बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव integers where a is less than and equal to n with GCD of a comma n is equal to 1। इसे हम को प्राइम भी कहते हैं और रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस को प्राइम, देन ये जो फी ऑफ p रेज़ टू पावर a इज़ इक्वल टू p रेज़ टू पावर a माइनस 1 एंड p माइनस 1। तो ये जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाता है, मैं उसको डिटेल से अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑयलर फी फंक्शन। अब ये जो p है ये बेसिकली यहाँ पर p प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसकी दो फॉर्म्स और भी हैं, उसको आप लिख लें, पहले इसको समझ लेते हैं क्या बात हो रही है। सपोज़ कीजिए कि आपके पास n जो है वो कोई आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से कोई नंबर आप लेते हैं और उसके ऊपर आप फ़ी फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो फ़ी फंक्शन अप्लाई करने पर होगा क्या, बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर a लेस देन एंड इक्वल टू n। तो आप कोई भी जो नंबर लेते हैं जो बेसिकली लेस देन एंड इक्वल टू n होगा, विद GCD ऑफ a कॉमा n। अगर a ये जो नंबर यहाँ से आप पिक करते हैं और जिस फंक्शन के ऊपर आपने फ़ी अप्लाई करना है, ये जो दोनों नंबर्स है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि फ़ी ऑफ 12 आपने कैलकुलेट करना है, तो फ़ी ऑफ 12 आपने कैलकुलेट करना है, तो a जो है वो पॉसिबल है इंटीजर्स में कि पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ज़ीरो नहीं लेना होगा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। तो ये वो नंबर्स आपके पास हो जाएंगे। ठीक है जी, इससे ज़्यादा नंबर आपके पास यहाँ पर नहीं होंगे, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और ये ऐसे नंबर्स होंगे कि विद GCD ऑफ a कॉमा n, अगर a का आप n के साथ GCD लें तो उसका आंसर 1 के इक्वल। तो a आपने वो चूज़ करना है, फॉर एग्जांपल जिस फंक्शन का आपने यूलर फ़ी फंक्शन कैलकुलेट करना है, उससे लेस आप कोई भी नंबर को a सपोज़ कर सकते हैं, और उस नंबर के साथ कंडीशन ये कि उसका जो GCD है a और n के साथ वो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए, यानी उसका आंसर 1 आना चाहिए। देन फ़ी ऑफ p पावर a जो है वो बराबर होता है p पावर a माइनस 1 p माइनस 1। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उसको हम देखते हैं और कैसे अप्लाई करना है। इसकी एक और फॉर्म भी होती है कि अगर आपके साथ लिखा हुआ है फ़ी ऑफ a एंड b, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं आपके पास, तो आप और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उसको सिंपली ब्रेक कर सकते हैं फ़ी ऑफ a एंड फ़ी ऑफ b के अंदर। और इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि फ़ी ऑफ p मल्टीप्लाई बाय q, और यहाँ पर p और q दोनों के दोनों प्राइम हैं, तो सिंपली आप इसको लिखिएगा p माइनस 1 एंड q माइनस 1। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू भी ये दोनों रिजल्ट्स निकाले सकते हैं आप चाहें तो, अदरवाइज़ ये बेसिकली डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपको मैंने बात बताई है इसको हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए। अच्छा जी, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा। क्या कहा मैंने आपसे कहा कि सपोज़ कीजिए कि एक नंबर है n, और वो नंबर है, सपोज़ कीजिए n है आपके पास 12। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ यहाँ पर, ये क्या बताता है, फ़ी ऑफ n बी द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विद GCD इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपको नंबर ऑफ, इतने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपको बताता है कि जिनके जब GCD कंप्यूट किए जाते हैं उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। अब ये मैनुअली ट्राई करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर n इज़ इक्वल टू 12 मैंने आपसे लिया, और n इज़ इक्वल टू 12 में मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि फ़ी ऑफ 12 क्या होगा, यानी
नंबर आपने बताने कि कितने 12 के बराबर ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर हो गए जब उनका 12 के साथ जीसीडी कंप्यूट किया जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो बहुत मुश्किल है, मैनुअली आप उसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप जो है आप लिख सकते हैं कि छोटे नंबर्स कौन से हैं 12 से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 सारे नंबर्स आपने लिख लिए। अब ये जो है 1 जो है वो 12 का मल्टीपल है, ठीक है जी, 1 डिवाइज़र हो गया। 2 के टेबल में 12 आता है तो 2 हटा दीजिए। 3 में 12 आता है, 4 में 12 आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में भी 12 आता है, ये डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। 9 में भी 9 और 12 को डिविजिबल है। 10 में जो 10 और 12 भी डिविजिबल, 11 और 10 एंड 12 नहीं होगा, और 12 और 12 भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो इट मीन्स कि आपके पास कितने नंबर्स बचे। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि भाई फ़ी ऑफ 12 कितने हैं, तो फ़ी ऑफ 12 जो हो जाएगा आपके पास वो होंगे 1 1 5 7 एंड 11, यानी ये हो गया 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इनमें से किसी भी एक नंबर के साथ जीसीडी कंप्यूट करूँ, जीसीडी ऑफ क्या हो गया, जीसीडी ऑफ a कॉमा n, तो वो रिलेटिवली प्राइम निकलेंगे, यानी 1 कॉमा n, n क्या है आपके पास 12, 1 और 12 की जीसीडी ऑफ कोर्स 1 के इक्वल होती है। अगर मैं जीसीडी कंप्यूट करता हूँ 5 कॉमा 12 की, इसका आंसर भी 1 होता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि जीसीडी ऑफ 7 कॉमा 12 क्या है, वो भी ऑफ कोर्स 1 के इक्वल होगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जीसीडी ऑफ 11 कॉमा 12 क्या है, तो ये भी आंसर 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 4 ऐसे नंबर्स थे जिनका जो जीसीडी है वो 1। तो अब ये हर मरतबा जो है ये नहीं वो रिलेटिवली प्राइम होंगे, लेकिन अब यहाँ पर हर मरतबा हम ये सब नहीं कर सकते कि सारे नंबर्स को आप लिखें, तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट यूलर फ़ी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर यूलर फ़ी फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो यूलर फ़ी फंक्शन के लिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यूलर फ़ी फंक्शन जो है वो बेसिकली अप्लाई होता है प्राइम नंबर के ऊपर, लेकिन 12 तो प्राइम नंबर नहीं है। बट अगर 12 प्राइम नंबर नहीं है तो उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ब्रेक ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्या होता है, अगर आप नोट करें, हेयर 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है जी। तो 12 प्राइम नंबर नहीं है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। मैंने प्राइम नंबर्स के टॉपिक में इसको डिटेल्स के साथ कवर किया है। आप इसको 12 को लिख सकते हैं 2.2.3। तो अगर आप नोट करें तो 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर ब्रेक ज़रूर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपने अगर फ़ी ऑफ 12 कंप्यूट करना है तो ये बेसिकली इक्वल होगा फ़ी ऑफ 2 पावर 2.3, और मल्टीप्लिकेशन का रूल अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये सिंपली इक्वल होगा फ़ी ऑफ 2 पावर 2 डॉट फ़ी ऑफ 2 पावर 3, ठीक है जी। अब ये भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। कैसे डील कर सकते हैं, देखिए जी, यहाँ पर अगर प्राइम नंबर के ऊपर जो है वो पावर जो है वो a के इक्वल हो तो p पावर a-1 एंड p-1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2-1 एंड 2-1। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1-1 एंड 3-1। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 डॉट, और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये बन जाएगा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो फ़ी ऑफ 12 है वो आंसर आ गया 4, यानी 4 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं जिसके साथ जब 12 के साथ जीसीडी कंप्यूट किया जाता है, तो जब पॉजिटिव नंबर्स पॉसिबल है, जब उसका जीसीडी निकाला जाता है तो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है, ठीक है जी। तो ये कहलाता है ओएलर फ़ी फंक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हम करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि फ़ी ऑफ 7 का रिज़ल्ट क्या होगा, तो फ़ी ऑफ 7 जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, वैसे भी हमें नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 6 नंबर्स ऐसे होंगे जब उसका 7 के साथ जीसीडी कंप्यूट किया जाएगा तो वो बेसिकली रिलेटिवली प्राइम निकलेगा। वैसे तो ये बात समझ आती है हमें, अब हम उसको ट्राई करते हैं। तो P चूँकि है आपके पास प्राइम नंबर, और वो हो जाएगा आपके पास 7, और A जो उसके ऊपर पावर है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर पावर 1 है। तो इस पर आप जो है वो यूलर फ़ी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यूलर फ़ी फंक्शन आपको कहता है कि पावर 7 इज़ इक्वल टू 7, यानी P पावर a-1 1 1 एंड देन p-1 मीन 7 -1।
इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो इसका रिज़ल्ट है वो बनेगा 6। तो यहाँ से भी ये बात आपकी क्लियर हो जाती है कि फ़ी ऑफ 7 जो है वो 6 के इक्वल हो गया। अच्छा जी, इसी तरीक़े से एक और एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में आप मुझे बताएं कि फ़ी ऑफ 10 क्या होगा। फ़ी ऑफ 10 निकालते हैं, तो फ़ी ऑफ 10 हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। चूँकि 10 जो है वो बेसिकली प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले आप इसको ब्रेक कर लें। तो आप इसको लिख सकते हैं फ़ी ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है जी, सिंपल हो गया। आप इसको ब्रेक कर लें तो आप इसको, अच्छा जी, अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो आपको ये रूल मैंने आपको यहाँ पर बताया है, इस रूल के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हो तो सिंपली p-1 q-1 लिखना होता है। तो ऑयलर फ़ी जो फंक्शन है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो सिंपली आपने लिखना होगा यहाँ पर 2-1 और यहाँ पर लिखना होगा 5-1। 2-1 जो है वो 1 के इक्वल होगा और 5-1 जो है 4 के इक्वल होगा, तो फाइनल आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो 4 ऐसे पॉसिबल होंगे। सिमिलरली कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप उनको ख़ुद ट्राई कीजिएगा। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि आप मुझे बताइएगा कि फ़ी 14 क्या निकलता है आपके पास। सिमिलरली एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि फ़ी 210 क्या होगा। ठीक है जी, और एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और वो है फ़ी 15 क्या होगा। तो फ़ी 15 कैलकुलेट करना है। तो एक इसका जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल आपको यहाँ पर अच्छे तरीक़े से समझ आ गया होगा कि फ़ी फंक्शन को किस तरीक़े से अप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पास, और इससे बड़े सारे काम किए जा सकते हैं कि जैसे कि अभी हम थोड़ी देर बाद जो है वो अपने किसी नेक्स्ट चैप्टर में जी अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो हम जब हम RSA एल्गोरिथम यानी क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको ये ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि जो ऑयलर फ़ी फंक्शन हमने पढ़ा है, तो इस ऑयलर फ़ी फंक्शन का यहाँ पर क्या रोल है, तो आप उसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दो इम्पॉर्टेंट बात हमने की है। ये जो ऑयलर फ़ी फंक्शन है बेसिकली ये जनरलाइजेशन है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम की, तो इसे जनरलाइजेशन ऑफ फॉर्मेट लिटिल थ्योरम भी हम कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन केस अगर फिर भी किसी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। और अगर लेक्चर समझ आ गया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।